गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा के एक ऐसे बयान की जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। राघव चड्ढा ने कहा है, खामोश हूं, खामोश करवाया गया हूं, लेकिन सियासत में भूचाल इसीलिए ला दिया है क्योंकि इसने आम आदमी पार्टी के भीतर जो मतभेद है उसको सामने लाकर खड़ा कर दिया है, सार्वजनिक कर दिया है। और राघव के इस इमोशनल संदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है, जहां पर सौरभ भारद्वाज ने यह कहा है कि डर गए हैं राघव। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। राघव चड्ढा की खामोशी क्या एक बड़े सियासी तूफान का संकेत है? कई सवाल हैं। इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने निकाले जाएं? अभी राघव चड्ढा खामोश है, क्या इसे एक भविष्य में आने वाले तूफान का संकेत माना जाए? इसको लेकर भी आज करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए राघव चड्ढा का ये इमोशनल संदेश। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका न दिया। और आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। तो राघव चड्ढा का ये इमोशनल संदेश आपने सुना कि खामोश कराया गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। अब जब वो ये कहते हैं कि हारा नहीं हूं, तो क्या वो आगे आने वाले भविष्य के किसी तूफान का या अपनी अगली चाल का एक संकेत दे रहे हैं कि आगे मेरी एक अगली चाल भी होगी? वो क्या होगी इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पलटवार किया है जरा सुन लीजिए। कि आज ये मुद्दा जिहड़ा है वोटां कट्टियां जा रही हैं, लीगल वोटां नूं कट्टिया जा रहा है, सही वोटां नूं कट के गलत वोटां अपने बंदियां दीयां जाली वोटां बनाईयां जा रहीਆਂ ने। इस मुद्दे ते बोलना है। गुजरात दे विच 160 साडे लीडर ते वलंटियरां ते पर्चे कर दित्ते गए, ਉਹਦੇ ਤੇ बोलना है। पंजाब दे विच किवें ਇਹ ਜਿਹੜਾ धर्म ते जाति ਦੀ लड़ाई कराउण ਦੀਆਂ कोशिशां कर रहे ने, ਉਹਦੇ ਤੇ बोलना है। ਇਹ मुद्दा ਚੱਕਣਾ है ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ पैसा ਜਾਂ RDF ਦਾ पैसा ਉਹ ਚੱਕਣਾ है। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ डिलीवरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी, ओके। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे आंख डाल के। जब भी कोई मुद्दा हो उसके ऊपर अपोजिशन वोट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री दरअसल प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे। पत्रकार ने सवाल किया कि राघव चड्ढा पर जो एक्शन लिया गया है, क्या आप मानते हैं कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? तो उस पर भगवंत मान सीधे कहते हैं कि हाँ। उधर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि राघव तुम डर। आम आदमी पार्टी के नेता था वो लगातार जारी रहा। सुनिए जरा। देखिए, ये तो दिल्ली को लूट, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज़्यादा दिन। वहाँ पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहाँ पे रह सकते हैं, वही लोग वहाँ पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ पे टिकना असंभव है। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था।
आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से, राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। पार्टी के हर नेता को, हर सांसद को, हर विधायक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएं ताकि वो उससे सीख भी सकें और जनता की आवाज हर तरीके से बुलंद कर सकें। श्री राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी इस पद पर थे, उसके बाद राघव जी आए, उसके बाद मैं आज आया हूं, कल को कोई और आएगा। और एनडी गुप्ता जी अभी आज के दिन में हमारी पार्टी के चीफ विप हैं। तो ये जिम्मेदारियों का बदलाव चलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी पार्टी में। किसको नेता उठाना है ये किसी भी पार्टी का अपना निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी ने भी किया है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सचिवालय को ये लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये बहुत आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में कोई भी सांसद, वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या किसी भी दल में हो, उसकी ये ड्यूटी रहती है कि वो क्षेत्रीय समस्याएं या ऐसे मुद्दे जो समाज के हित में हो उस पर वो अपनी आवाज़ उठाता रहे। और राघव चड्ढा ये समय समय पर करते भी रहे हैं। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक डरपोक और कमज़ोर आदमी है। वो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो विपक्ष चाहे बाहर से हो या उनके दल के भीतर से हो। सवाल ये भी आकर खड़ा हो जाता है कि राघव चड्ढा को क्या जानबूझकर साइडलाइन किया गया? बहरहाल सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सुलगते सवाल है, क्या राघव चड्ढा को सच में साइलेंस किया गया या ये सहानुभूति और राजनीतिक उलटफेर की एक रणनीति है जो कि भविष्य में देखने को मिलेगी? दूसरा, क्या आपके अंदर मतभेद की कोई जगह नहीं या फिर पार्टी आप वन लाइन लीडरशिप मॉडल पर चल रही है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जो हैं सिर्फ वही हैं? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या राघव को हटाना एक सामान्य संगठनात्मक फैसला था या उनके बढ़ते कद को देखकर जानबूझकर साइडलाइन किया गया? ये जानना समझना जरूरी है। चौथा सवाल, क्या ये पॉलिटिकल शिफ्ट का संकेत, क्या राजनीति वाले हैं, कोई वो आएगा? पांचवा, क्या ये घटनाक्रम आपके अंदर शुरू हुई बड़ी दरार का पहला सार्वजनिक संकेत है कि पतन आम आदमी पार्टी का धीरे धीरे अब हो रहा है? चलिए, कई खास मेहमान हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनका परिचय एक एक कर हम आपसे करा देते हैं। जिनके साथ आज होने वाली है सीधी बात, उन मेहमानों का परिचय हम आपसे करा दें। देखिए, हमारे साथ सुधेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नरेश शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, बात रखने के लिए। हमारे साथ तन्नू पोदार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। टीवी स्क्रीन पर अब आपको ये तमाम मेहमान दिखाई देंगे जिनके साथ आज करने वाले हैं हम सीधी बात। तो चलिए, शुरुआत नरेश शर्मा जी के साथ करते हुए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश शर्मा जी, सौरभ भारद्वाज कहते हैं राघव तुम डर गए, भगवंत मान कह रहे हैं चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या जानबूझ चड्ढा को पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ आम आदमी के मुद्दे ना बोलना भी है? मोनिका जी नमस्कार, आपके दर्शकों को, सभी साथी पैनलिस्ट को और जितने भी मेंबर्स हैं। आपने जो बातें रखी, कहीं ना कहीं ये पार्टी का डिसीजन है। आपने खुद देखा कि हम पार्टी के अंदर ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति, किसी को स्पेसिफिक व्यक्ति को बना के रखें, और पार्टी ने अपना डिसीजन दिया कि किसी और लीडर्स को आगे आने के लिए मौका देने के लिए। और ये तो एक क्रिया है पार्टी की कि कभी किसी को कभी किसी को, क्योंकि और भी राज्यसभा सांसद हैं। नहीं, अब नरेश शर्मा जी, एक सीधी प्रक्रिया क्यों कहे? अगर इस पर बयान नहीं आते, अगर राघव चड्ढा नहीं बयान देते कि खामोश कराया गया हूं, हारा नहीं हूं, अगर सौरभ भारद्वाज नहीं कहते कि राघव तुम डर गए, अगर भगवंत मान, अगर आतिशी ये नहीं कहती कि अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं क्योंकि वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, तो ये जो स्टेटमेंट्स अगर ये सामने ना आती तो फिर ये ठीक था कि एक सामान्य प्रक्रिया है, बट ऐसा नहीं है, ये दिख रहा है।
मोनिका जी एग्री हूं मैं आपकी बात से। और जो राघव चड्ढा जी ने खुद आके पहल की, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक फैक्ट्री है राजनीति की। आज आप जिन राघव चड्ढा की अब बात कर रहे हैं, उनको राजनीति में से ज्यादा राज्यसभा के अंदर आज इस देश के अंदर किसने पहुंचाया, वो अरविंद केजरीवाल जी ने पहुंचाया। उनको मंत्री जो बनाया, आपने पहली बार विधायक बने, वो किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। पंजाब के अंदर, पंजाब में एक युवा राज्यसभा देने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं भगवंत मान जी ने कहा, जो हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा, कहीं ना कहीं वो बहुत पहले से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से जब दिल्ली के चुनाव थे, मैं अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा के अंदर काम कर रहा था, मेरे को ड्यूटी लगाई गई थी, और उसी टाइम में राघव चड्ढा जी से मिला था। तो राघव चड्ढा जी के जो सुर हैं, वो आपको कहते हैं ना, व्यक्तिगत आदमी को पता चल जाता है, तो वो सुर तभी से ही चेंज दिखाई दे रहे थे कि वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं जाना, उनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई चर्चा नहीं करना, क्योंकि उनकी विधानसभा के अंदर अगर आपको काम करने, आप एक राज्यसभा सांसद हैं, आपको एक पार्टी के लीडर्स के लिए काम करना है, तो वहीं से मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो। और फिर आप ये देखिए कि ये तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि राघव चड्ढा पार्टी की बोली बोल ही नहीं रहे थे, या फिर राघव चड्ढा पार्टी के साथ चल ही नहीं रहे थे, वो एक सेफ पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे और अपना आम आदमी पार्टी के अंदर रहते रहते एक अलग पॉलिटिकल लीग अपनी क्रिएट कर रहे थे? सेफ पॉलिटिकल, आपको बताइए कि पार्टी के लिए अलावा आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, आप कहते हैं ना कि आज वो एक सेलिब्रिटी बने हैं जनता के लिए, वो आम आदमी के लिए, आम मुद्दों के उठाने के लिए, पार्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए एक नेता के रूप में उभर के आए थे। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आप जो मैंने आपको बातें बताई कि जम्मू एंड कश्मीर में महराज मलिक देख लीजिए, कैसे एक युवा नेता को आगे अरविंद केजरीवाल जी लेके आए, लेकिन क्या हुआ कि आम आदमी की आवाज उठाने के लिए उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। कितने आपको आपने देखे कि आपने एनएसए लगाया हुआ है, और आज भी जो अपने प्रदेश की आवाज उठाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप गुजरात के अंदर हमारे जो है गढ़वी जी को और गोपाल इटालिया जी को, उनके ऊपर केस लगाए गए, और उसके पास भी देखिए, आपको अपनी पार्टी के, ठीक है आप जनता की मुद्दे उठाइए, लेकिन आपने अपनी पार्टी के जो नेता है जिनको प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी से किया जा रहा है, एक मिनट आप इंटरप्ट मत कीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको बताऊं कि इसके अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स क्या है, भारतीय जनता पार्टी जैसे खरीदने का काम करती है। क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी को तोड़ने के जो गेम प्लान किया था पहले, वो कहीं ना कहीं इनका फेल हुआ दिल्ली के अंदर। फिर उन्होंने पंजाब के अंदर कोशिश करी कहीं ना कहीं विधायकों को तोड़ने की, तो लेकिन उसके अंदर भी फेल हुए। लेकिन इनके पास कोई ना कोई तंत्र के लिए एक राघव चड्ढा ऐसा गेम प्लान इन्होंने बनाया कि राघव चड्ढा, जब भी देखिए कि आप पार्टी लाइन से हट के बात कर रहे हैं, और आपने लंदन के अंदर जाके गए, आपने अपने आंख के इलाज के लिए, आप जब ओपनली खुद ही बोल रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की है, पार्टी ने कोई शुरुआत नहीं करी है। पार्टी ने तो अपनी प्रक्रिया ये वाली बात आप बताइए नरेश जी, तो ये इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? ये तो आपका अंदरूनी मसला है कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, दिल्ली में तमाम कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे थे, वो यूके में बैठे आग का ऑपरेशन करा रहे थे, वो जेल से बाहर आए तब भी राडा कुछ नहीं बोलते। तो ये तो पॉइंटर की बात है, इसमें बीजेपी कहां आ गई? बीजेपी ने थोड़ी यूके भेजा था राघव चड्ढा को। आपको मैं एक एग्जाम्पल बड़ा, क्योंकि राजनीति करते करते इतना समय हो गया, ये जो बात करें ना आपकी, खुद अगर वहां पे गए, ठीक है, उनको लिए पार्टी ने पूरा प्रोटेक्ट किया। हमसे आप लोगों ने सवाल पूछे थे कि राघव चड्ढा कहाँ गायब है उस टाइम में आंख के इलाज के लिए, फिर भी हमने पार्टी के नाते बहुत कुछ, आज वो शुरुआत कर रहे, तो खुद सोचिए कि कोई भी आंख का ऑपरेशन करने के लिए डर के भागने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा झूठे आरोपों के अंदर कैसे अरविंद केजरीवाल जी को, अपना मनीष सिसोदिया जी को ले लीजिए, और बहुत से नेताओं को। एक मिनट, इसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या कहानी चल रही है आगे पंजाब के अंदर, क्योंकि वो प्रभारी रहे, और प्रभारी रहने के बाद हर नेता का नंबर है, हर कार्यकर्ता का नंबर उनके पास है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट उन्होंने हैंडल किया था। और इसका एक एग्जांपल मैंने देता हूं कि आज से पहले जी जी सुन पा रहे हैं आप नरेश जी? नरेश जी के साथ कुछ नेटवर्क इशू आया जिसकी वजह से कनेक्शन थोड़ा अटक गया है। हम नरेश जी से लौटेंगे, लेकिन हालांकि जो वो आरोप लगाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल रहे हैं। तो चलिए सुधेंदु शेखर अवस्थी से ही बात कर लेते हैं। सुधेंदु जी, जब ये कहते हैं सौरभ भारद्वाज, राघव तुम डर गए, भगवंत मान कहते हैं कि राघव तुम कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, तो ये दबाव की जो राजनीति है, कॉम्प्रोमाइज होना है या डर गए हैं, ये किससे डर गए हैं? क्या इसमें आप भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं कि सीधे बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि पीएम से डर गए, बीजेपी से डर गए और इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हो अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि वो जेल जाते हैं तो नहीं बोलते हो, जेल से बाहर आते हैं तो नहीं बोलते हो? और अभी एक स्टोरी भी नरेश शर्मा जी शुरू करने जा रहे थे कि यानी कि इन सबके पीछे बीजेपी का ही खेल है जो हो रहा है।
मोनिका जी, खग जाने खग ही की भाषा, आप वाले जाने आप ही की भाषा। तो मैं क्या बताऊं, आज पहला थोड़ी ना ये केस है। अन्ना हजारे से आंदोलन से जन्मे अरविंद केजरीवाल जी, सबसे पहले तो अन्ना जी को बाहर कर दिया इन्होंने, फिर जितने भी संस्थापक लीडर थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मिस्टर गांधी, बहुत सारे, कोई है पार्टी में? नहीं है। कुछ समझदार लोग थे, वो अपने आप छोड़ के चले गए। स्वाति मालीवाल को मारपीट के भगा दिया इन्होंने। अब ये राघव चड्ढा जी का है। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग, जो थोड़ा बहुत समझदार लोग, और जैसा कपिल मिश्रा जी ने कहा है, जो में थे, जिनके दिल की हड्डी हो, में जब हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरफा एक अरविंद केजरीवाल के कारण, एक तानाशाही के कारण बनी हुई पार्टी है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो अब जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो खत्म होने पे आ गई। दिल्ली से वो खत्म हो गए, कहीं भी है नहीं, और पंजाब से इस चुनाव में खत्म हो जाए। तो उनके साथ जो लोग किसी इंटरेस्ट के साथ जुड़े थे कि कहीं सरकार में पोजीशन मिल सकती है, जैसे स्वाति मालीवाल जी को मिल गई, राघव चड्ढा जी को मिल गई, वो कहते हैं राज्यसभा तक चले गए, उन्होंने अपना काम जो जितना किया था और जो उनको लेना था वो ले लिया। और बड़े आराम से देखिए, स्वाति मालीवाल जी के मैटर पे तो मैं क्या बोलूंगा, आज के ही मैटर पे आप समझ लीजिए कि राघव चड्ढा जी के लिए नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि खाली ऐसा चेंज होता रहता है, इसलिए चेंज किया गया। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वो डर गए। अतिशी जी कह रही हैं कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे और अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो किसका, इन तीनों में से जो आपने बयान सुनाए हैं, तीनों अलग अलग, मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा फाड़ होने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर। एक बड़ा बवाल होने वाला है, और ये जो बड़ा तूफान है, ये ऐसा लगता है जैसे अभी और बड़ा रूप ले लेगा। डिवीजन होने वाला, आम आदमी पार्टी के टुकड़े होने वाले हैं। और ये देखिएगा, ये इसकी शुरुआत है। और ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिस बातों को लेके आए थे, जिस बात को कह के आए थे कि उदार है, वो नहीं रहे। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा कि ये आम पतन की शुरुआत है या आपके पतन की शुरुआत है? आंदोलन से जन्मी जितनी पार्टियां हैं मोनिका जी, असम गण परिषद से लेके समृद्ध क्रांति तक, जिसने राजनीति का, भारत का राजनीति पढ़ा है, उसका जो समय है वो 7 साल से लेके 10 साल का है। उनका तो 1 साल निकल गया ज्यादा, ठीक है, पर ये खत्म होने पे है। और आने वाले समय तो आम आदमी पार्टी खत्म होने पर है, अवस्थी जी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी आप यहाँ नहीं बुलाएंगे, इतनी छोटी पार्टी हो जाएगी। नरेश शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका टेक लिया जाएगा, लेकिन पहले जरा और मेहमानों के पास भी चल लें, उन्हें भी पैनल में इंक्लूड कर लें, फिर आपका टेक दोबारा से हम लेंगे। तनु पोदार हमारे साथ हैं। तनु पोदार जी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जिसकी बात करती थी, जिस कल्चर के खिलाफ रहती थी पॉलिटिक्स के, आज और अगर किसी नेता का कद ऊंचा उठ रहा है तो उसके पंख काट देना, ये कल्चर अब वापस आम आदमी पार्टी के भीतर भी आ गया है? देखिए, आपको, आपके दर्शक को नमस्कार। आम आदमी पार्टी अब जिस राह पर चल रही है, इनका जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। और मैं कहना चाहती हूँ, नरेश शर्मा जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक फैक्ट्री है। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में अगर वर्कर काम कर रहे हैं, वो कितना भी काम कर ले, कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो ऑनर नहीं बन सकते। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी वो अपने आगे किसी को नहीं रख सकते। और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने पहले भी जो है प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास जी के साथ इस तरीके की घटनाएं की हैं। और उसके बाद अब राघव चड्ढा जी की बारी है। लेकिन राघव चड्ढा जी की स्टेटमेंट 2 चीजें बता रही है। पहला तो ये बता रही है कि पार्टी के अंदर जो जिस तरीके के वो वास्तविक मुद्दे उठाते थे, उन पर रोक लगाने के लिए इन्होंने ऐसा राज्यसभा में उनकी आवाज को दबाया है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये भी संदेह है कि राघव चड्ढा जी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिसको शामिल होना होता है वो इस तरीके की स्टेटमेंट देने लगता है, पार्टी से बगावत करने लगता है। और राघव चड्ढा जी जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे थे और उससे भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट कर रही थी, जैसे इन्होंने एयरपोर्ट पर चाय के दाम सस्ते करा दिए, वहां पर कैफे
सस्ते दामों में खुलवा दिए, तो ये भी साफ बताता है कि बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी तैयार रहती है हर उस नेता को अपनी पार्टी में लेने के लिए जो अपनी पार्टी से बगावत करता है और जो काम अपनी पार्टी में रह के तो करता है लेकिन बीजेपी में आकर के उसे बैक साइड पर दे देती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारी पार्टी के नेता थे, मुझे अच्छे से याद है कि बहुत अच्छे प्रवक्ता भी वो रहे थे, गौरव वल्लभ जी, और आज वो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी पार्टी से नेताओं को अपने खेमे में लेती है, उसको खत्म कर देती है। और इन्होंने तो मुख्यमंत्री तक को बिहार के अंदर खत्म कर दिया। तो इन पर तो सबसे बड़ा सवाल है कि साम दाम दंड भेद। चलिए, आप भी कुल मिलाकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी आ गई हैं। ठीक है अवस्थी जी, जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन विश्लेषण पहले कर लेते हैं, ब्रेक में भी जाना है, फिर वापस में आपस में आकर फाइट कर लीजिएगा। अब परमार साहब, ये जो शब्द आए हैं निकलकर सामने, तुम डर गए, राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, बहुत भारी भरकम बड़े बड़े शब्द हैं। क्या संकेत देते हैं ये शब्द सियासत में, राजनीति में? यही बताता है कि डर है। अब अभी तक तो तकनीकी रूप से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का संसद सदस्य है, तो डर आम आदमी पार्टी को है। और डर कहाँ है, किस स्तर पर है, यह तो विश्लेषण जब एक एक करके अब छन के आएगी तो पता चलेगा। दो चीजें अब क्लियर हो गई हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी किसी को नहीं मानेगा। ये नरेश भाई ने कर दिया कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी का विधायक बने, अरविंद केजरीवाल मंत्री बने, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में भेजे, अरविंद केजरीवाल भगवान थोड़े है, भगवान विष्णु है, उन्होंने निर्माण कर दिया। अरे केजरीवाल की औकात क्या है किसी को बनाने की? वो टिकट दिया होगा, उसके बाद तो करोड़ों की जनता ने जिताया उनको, और जब जीता तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, उसमें उतना पढ़ाई की पढ़ाई केजरीवाल ने भी नहीं किया हुआ है, जितना हाई डिग्री उसके पास है। मजबूरी थी, उसको बना नहीं था युवा के मिलने में। मतलब आप बराबर केजरीवाल ने सब किया। आप लोग बताते हो कि केजरीवाल के अलावा कोई नहीं। आपने क्यों नहीं कहा? कमल सिसोदिया ने कहा, राय साहब ने किया, संजय सिंह ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, नहीं केजरीवाल ने किया। यही एक आधार है आने का। उसका दूसरा क्या बल मिलता है? राघव चड्ढा के हटने के बाद एक वीडियो दिया, वीडियो के बाद एक केजरीवाल की तरफ से स्क्रिप्ट दी गई। आपने देखा होगा कि आतिशी ने वही स्क्रिप्ट पढ़ा, शोभ भारद्वाज ने वही स्क्रिप्ट पढ़ा, वो ढाडा जो हम लोगों के साथ पत्रकार था, पत्रकार अब प्रवक्ता हो गया, उसने भी वही पढ़ा, भगवत मान ने भी वही पढ़ा, वही स्क्रिप्ट कि गौरव भाई आपका वीडियो देखा है, आप डर गए, आपको किस बात का डर है, आप पंजाब का मुद्दा उठाते। मतलब फुल स्टॉप और कॉमा तक भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है मोनिका कि हम और तुम एक ही बात बोले, एक ही बात बोले में कहीं हमको तुम बोलना पड़े, कहीं आप बोलना पड़ जाता है। लेकिन अगर तुम टेलीप्रॉक्टर पर पढ़ोगी तो जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। मतलब टेलीप्रॉक्टर पर पढ़ा गया है, सामने स्क्रीन पर राघव चड्ढा के अगेंस्ट में सौरभ भारद्वाज है। मतलब एक स्क्रिप्ट दी, मतलब एक आदमी ने उस स्क्रिप्ट जारी किया है, क्योंकि उसमें फुल स्टॉप कामा नहीं लगा है। अब ये जो बाकी लोग कहे हैं कि केजरीवाल किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वो होता है। लेकिन जो तनु ने कहा, तनु में मेरा आयु में तुम मेरे से छोटी हो, मेरे बेटी की तरफ से बुरा मत मानना, तकनीकी प्रॉब्लम है। राघव चड्ढा भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा ज्वाइन करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। वो जब तक सदस्यता बनाए रखेंगे तभी तक उनकी मोल है, तो वो असंबद्ध सदस्य के रूप में रहेंगे। भाजपा के लिए बैटिंग करें वो एक अलग बात है, ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक पार्टी उनको निष्कासित ना कर दे। और केजरीवाल इतना मूर्ख नहीं है कि निष्कासित करके उनको फ्री माइलेज दे देगा। वो जिस तरह से और लोगों को तड़पा कर रखा, परेशान करके रखा, इनको भी सता के रखेगा, फ्री हैंड नहीं देगा। इसलिए भाजपा ज्वाइन करने राकेश जी, राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मैं वो समंदर हूं जो लौट कर जरूर आऊंगा। राघव चड्ढा की लाइंस को भी हम भूल नहीं सकते हैं। और ये वाकई में ये बात मेरे भी मन में थी कि निष्कासित कर देती। आम आदमी पार्टी ने निष्कासित नहीं किया, कल ही बल्कि मेरे मन में बात आई थी, उन्होंने सिर्फ पावर छीनने का काम किया। यानी कि बीच में राघव चड्ढा को अटका दिया है कि आप बीजेपी में जा नहीं पाएंगे, शंकु बना दिया है, आगे निकलेगा फ्री। मतलब उसको लटकाया गया कि तू इधर जाकर उधर जाएगा, तेरे को पार्टी में कोई काम नहीं दिया जाएगा, तू ज्वाइन कोई पार्टी नहीं कर सकता है। लेकिन राघव चड्ढा असंबद्ध सदस्य के रूप में मतदान नहीं दे सकता है, क्योंकि व्हिप जारी होगा जब तक उसको नहीं निकाला जाएगा। अगर वोट दे देता है तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब राघव चड्ढा का हाल वही होगा जो एक प्रवचन करने वाले का किया था कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास इनका बड़ा विश्वासी था, लेकिन ना तो निकाल रहा, उसको कुछ दे रहे थे, तो उसको कोई सदस्यता नहीं थी, इसलिए फर्क पड़ा। तो क्या इसके लिए 28 का वेट का जो सदस्यता है वो 2028 का? जी सुन पा रहे हैं राकेश जी?
चले, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है, हम लौटेंगे और राकेश जी के साथ इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे और आप सभी खास मेहमानों के साथ भी इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सभी हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी होगी सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस राघव चड्ढा की, और ये कहना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि जो अंदरूनी खींचतान है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है आम आदमी पार्टी और आदमी पार्टी के ही नेता राघव चड्ढा के बीच में। कई मेहमान हमारे साथ हैं। सुधेंदु शेखर अवस्थी हैं बीजेपी की तरफ से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से, तनु पोद्दार प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं। राकेश जी से एक पॉइंट क्लैरिफाई करते हुए वापस मैं नरेश शर्मा के पास जाऊंगी। राकेश जी, हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, क्या 2028 तक, क्योंकि सदस्यता राज्यसभा की 2028 तक है राघव चड्ढा की, तब तक राघव चड्ढा इसी तरह से लटके रहेंगे? निश्चित तौर से लटकर रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए मैं टेक्निकली बात बता देता हूं, अगर आम आदमी पार्टी उनको सस्पेंड कर देती है तब वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। नहीं करेंगे तो अभी वो टेक्निकल रूप से पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी सदस्य है, आम आदमी पार्टी का भी लागू होगा। तो अगर वो मतदान किसी और पक्ष में कर देते व्हीप के उल्लंघन, तो उनकी सदस्यता, इस मेन मामला तो सदस्यता बनाए रखने का ही है ना, तो सदस्यता बनाए रखने के लिए राघव चड्ढा मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मतदान नहीं है, पार्लियामेंट में बोल तो सकता है। अच्छा, पार्लियामेंट में आपने टाइम एलोकेशन बंद कर दिया, लेकिन उप सभापति को अधिकार है, सदस्य को टाइम दे देता है, जैसे वो आतिशी को देता है। तो यह मामला राज्यसभा के उप सभापति और सभापति के ऊपर है कि वो राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के कोटे से नहीं देगा, उसका अपना कोटा विवाधिकार है, वो तो कस्टोरियन है, वो दे देगा। वो छोड़िए, अगर एकदम ये निर्णय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा का तालमेल खत्म हो गया, तो वो बाकायदा प्रेस में तो बोलेगा। जिस तरह से राहुल गांधी सदन में नहीं बोलते, सदन के बाहर बोलते हैं, तो बाहर बोलेगा। तो बाहर यही कहा जाएगा कि आम आदमी पार्टी का सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल चोर। बिल्कुल, तो वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा बनिस्पत की नरेंद्र मोदी ये बात कहे कि केजरीवाल चोर है, उतना असर नहीं करेगा जीता राघव चड्ढा का। और मोनिका, एक बात बहुत गंभीर, केजरीवाल ने आदमी को स्टिंग ऑपरेशन करने का राघव चड्ढा है, इसी के देखो सब होती रहती है। तो जो मास्टरमाइंड खुद कितना किया होगा। एक आनंद के वीडियो रिलीज हुआ था कि इन सबको पिछवाड़े पे, वो आज तक चल रहा है कि उतना बड़ा जेएनयू के प्रोफेसर के पिछवाड़े पर लात मार रहा है केजरीवाल, IIRS अफसर इतना भद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इस तरह की कितनी भाषा होगी, कितनी वीडियोज होंगे। इतना अनौपचारिक औपचारिक राघव चड्ढा का मुलाकात था कि मतलब मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, बेटियों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते थे कि राघव चड्ढा का शादी होने वाला है, मतलब यहाँ तक भी हम लोग सुन रहे थे, कितना नजदीकी थी। ऐसा नजदीक आने कितना होगा, वो सैलाब लाए, वो किस तरह की सैलाब, कितनी बड़ी सैलाब लाएगा, यह देखने वाली बात ये होगा कि अब ये जब समंदर लौट कर आएगा तो कहीं ये ना हो कि वो सुने आ जाए और सब उसमें डूब जाएं, और सब में आम आदमी पार्टी ही है, उसके तमाम नेता हैं। नरेश शर्मा जी से पूछ लेते हैं। नरेश शर्मा जी, राकेश जी ने जो बातें की, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, उन्हीं से कंटिन्यू करते हुए सवाल करती हूँ। आप लोग ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा पार्टी के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। राघव चड्ढा यूके थे जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तब भी राघव चड्ढा ने कुछ नहीं बोला। राघव चड्ढा बोल रहे हैं तो एयरपोर्ट पे समोसे सस्ते करने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात भी जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, और ऐसे ही नेताओं की जनता को जरूरत है जो गिग वर्कर से लेके, समोसे से लेके, महंगाई से लेके एक एक मुद्दा उठाए। बहरहाल आगे बढ़ते हुए सवाल ये, 2 सत्र रहे संसद के जिसमें राघव चड्ढा ने तमाम मुद्दे उठाए। अगर आप लोगों को कार्रवाई करनी ही थी तो पहली बार में ही कार्रवाई कर देते। इतना ये 2 साल का आप लोगों ने समय क्यों लिया, क्योंकि ये स्थिति तो 2 साल से चल रही है ना, 2 साल का समय क्यों लिया? अब जाकर आप लोगों ने एक्शन लिया है, एक्शन भी लिया है तो चाहते तो निष्कासित कर देते। तो यानी कि गेम तो आप भी खेल रहे हैं, आपने निष्कासित नहीं किया, सिर्फ पावर छीनी है। मोनिका जी, कहीं ना कहीं अभी जो आपने बातें पूछी हैं, मैं एक एक करके बात का जवाब देता हूँ कि पहले अभी राकेश जी की बात का जवाब दे देते हैं। राकेश जी कह रहे थे कि एक हमारे साथी होते थे अनुराग जी, जो पहले पत्रकार होते थे, आज वो मीडिया के लिए। मैं कहता हूँ आपसे, अगर आपके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, तो आइए आप भी इस फैक्ट्री के अंदर, कम से कम आपको भी मौका मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी भी आपको मौका देती है तो आप आइए राजनीति के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़े लिखे नहीं है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर युवाओं को मौका मिल रहा है, एक पढ़े लिखे लोगों को मौका मिल रहा है, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आपने कंपेयर किया कि आप इंग्लैंड को या लंदन को जी
सुन पा रहे हैं नरेश जी? कुछ टेक्निकल एरर है नरेश जी का, बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आप हाँ जी हेलो जी 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 अभी सुन पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि अपनी एजुकेशन को, अपने देश की एजुकेशन को आप लंदन और ब्रिटेन, यूके किसी से कंपेयर मत कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि देश की जो हम एजुकेशन है, आज मैं उसको सल्यूट करता हूँ। नरेश जी रुक जाइए नरेश जी, बात को कहीं और मत लेके जाइए, क्योंकि राकेश जी छोड़िए, मैं ही इस बात का जवाब दे सकती हूँ। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो ये जितने भी नेता है ना, सबके बच्चे ये विदेश पढ़ने क्यों जाते हैं? पढ़ाइए ना नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में, क्यों नहीं पढ़ाते? नेता जितने भी तमाम नेता हैं। अरविंद केजरीवाल तो बड़ा आम आदमी सादा जीवन कहते थे। अपनी बेटी की शादी देखी उन्होंने कितनी 5 स्टार की है। मोनिका जी, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे इस भारत देश के पढ़े हैं, कहीं और नहीं, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजा है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने, सभी नेताओं की बात कर रही हूँ। बहुत नेताओं के बच्चे हैं और सब है। और पहली बात तो वो पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं है, ठीक है, पॉलिटिशियन के बेटे नहीं है। राघव चड्डा, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम बिजनेसमैन, इस देश के तमाम बच्चे हैं, तमाम युवा हैं जो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। विदेश की एजुकेशन हमारी एजुकेशन को कंपेयर करके टॉपिक को प्लीज आप इधर उधर मत लेके जाइए, टॉपिक पर वापस आ जाइए। मैंने कंपेयर नहीं किया। आपको जो बुद्धों की जो एक बात थी मैंने नोट किया, उसके बाद में राकेश जी को भी मैंने मौका दिया। फिर आप राघव चड्डा वाली बात के लिए क्योंकि जवाब देते हैं राघव चड्डा जी के लिए। राघव चड्डा जी देखिए, तो उनका डिसीजन है। अब हमें राजनीति से अंदर जो पार्टी की राजनीति है हम लोग कर रहे हैं, और बाकी जो कहा जा रहा है कि हमारे अभी शुभेंद्र भाई कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी खत्म नहीं हुई है, पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। और गुजरात के अंदर आप देख लीजिएगा, क्योंकि गुजरात के अंदर आपकी हवा खराब हो रखी है वहां पे एक क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को आप 150 केस फाइल कर दिए। किस जुर्म में? आज तक कोई भी नेता बता दीजिए आम आदमी पार्टी के अलावा कोई अगर जमीनी संघर्ष करता है तो ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है कि राघव चड्डा जी क्योंकि एक सेलिब्रिटी बनके, आज वो सेलिब्रिटी का दौर इस आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं चलता है, ठीक है, उनकी राजनीति, उनको स्वागत है, कहीं भी जो करना चाहे। लेकिन आपकी जो दबाव की राजनीति है, मैं क्योंकि आपको खुद बता चुका हूँ, हरियाणा के अंदर, मैं एक मोनिका जी वो बात खत्म नहीं हुई थी। हरियाणा के अंदर क्योंकि मेरे एक साथी होते थे जिनको और कोषाध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, और उनके पास पूरा का पूरा डेटा लेके गायब हो गए थे, और वो आज मुख्यमंत्री पूरी अच्छी तरह, क्योंकि उन्होंने पूरा डेटा बीजेपी को सरेंडर कर दिया था। आज पंजाब के अंदर वही डेटा सरेंडर करने का काम राघव चड्डा, मैं आपसे रिटर्न में देता हूं कि अगर ना करें तो ये राजनीति में छोड़ने का काम करूंगा। और तीसरी बात और ये है कि अगर आपके अंदर इतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर चैलेंज है, तो मैं इनके ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल जितने भी हैं, या फेसबुक हैंडल है, चाहे यूट्यूब हैंडल्स हैं, अगर उसका डेटा आप तीनों कंपनी से लेके या एक ही, क्योंकि आज के देखिए मेटा देख रही है, मेटा से अगर वो डेटा अगर रिलीज करवा दे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका पार्टी के लिए सारा का सारा डेटा निकलेगा, क्योंकि आप लोग मैनेज कर रहे थे। इस देश के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि राघव चड्डा अगर छोटा सा मुद्दा उठा रहा है और उसने आपने उसको अप्रूव कर दिया संसद के अंदर, और उसकी इतनी पब्लिसिटी कर दी जा रही है, कहीं ना कहीं राघव चड्डा उसको हैंडल नहीं कर रहा था, आपके द्वारा हैंडल किया जा रहा था वो। अगर उसके लिए मैं कहता हूँ कि डेटा निकालिए और उसके बाद में मैं चैलेंज करता हूं। आपका ये कहना है कि राघव चड्डा, एक सेकंड आप मुझे बताइए, राघव चड्डा ने आम आदमी से जुड़े ये बिल्कुल कह रहा हूं मैं, गलत है? नहीं नरेश जी, अगर कर भी दिया तो इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताइए, ये ज़ेप्टो, जोमैटो, ये सब जो गिग वर्कर्स के उन्होंने मुद्दे उठाए, 10 मिनट में डिलीवरी हो रही थी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राघव चड्डा ने ध्यान दिया। जब आप खुद को आम आदमी पार्टी कहते हैं तो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने मुद्दा उठाया। क्या गलत कर दिया मुद्दा उठाकर, बताइए? और बीजेपी ने, अगर आप आरोप लगा रहे प्रमोट किया, तो मैं कहती हूँ अगर प्रमोट किया भी तो भी आप बताइए कि क्या गलत कर दिया। ये तो आम आदमी के मुद्दे थे ना। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, फ्लाइट का वेट करते हैं, आदमी भूखा होता है, तब भी आदमी कुछ खाता नहीं है कि 500 रुपए का एक समोसा खाएगा। ये मुद्दा उन्होंने उठाया तो अच्छा मुद्दा है ना। मोनिका जी, मैं इसमें मेरे जब से आपने डिबेट स्टार्ट करी, कहीं भी ये नहीं बोला गया कि ये गलत मुद्दे उठाए गए हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे उठने चाहिए। नहीं, सुनिए, आपने ये बेशक नहीं कहा कि आने से पहले सुनाए भी हमारे दर्शकों को, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, और बाकी सोशल मीडिया पर पार्टी के तमाम नेताओं के बयान वायरल है कि समोसे सस्ते करने का मुद्दा राघव चड्डा उठा रहे हैं। मोनिका जी, कहीं भी देश के मुद्दे, अगर कोई देश की जनता के लिए, गरीब जनता की भलाई के लिए मुद्दे हैं, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। अगर उस भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, अगर उस भलाई के लिए बीजेपी ने उसे प्रमोट किया भी, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या गलत कर दिया? ये तो जनता के मुद्दे थे ना। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपके नेता ने कैसे मुद्दे उठाए जिसे बीजेपी भी प्रमोट कर रही है।
मोनिका जी, ये राजनीति, आपको अगर कहते हैं ना कि आप पत्रकारिता और राजनीति के अंदर डिफरेंस यही है कि इसका कनेक्शन जो है पंजाब चुनाव के अंदर निकलेगा। जो डेटा जो रिलीज किया जाता है ना कि डेटा की गेम खेली जाती है, मैं आपको खुद बता, मैं अभी हरियाणा का एग्जांपल ही दे रहा था क्योंकि मैंने खुद 1.5 लाख लोगों के लिए डेटा जो है बीजेपी के हाथों चला गया था, जो आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया। कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना सेल और खरीद फरोख्त जो चलती है तो भारतीय जनता ये पार्टी, ठीक है। वो अगर आप राजनीति ये का कह रहे हिस्सा हैं कि है चुनावों और को कहीं ना देखते कहीं हुए पंजाब को डेटा का करने के लिए। इस्तेमाल किया गया, नरेश जी सुनिए, अगर आप ये कहते हैं चुनावों को देखते हुए डेटा का इस्तेमाल किया गया, आप आरोप लगा रहे हैं प्रमोशन की बीजेपी ने ही करा, तो इससे आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हुआ? कद ऊंचा तो आप ही के पार्टी के नेता का हुआ, कद ऊंचा तो आप ही का हुआ। ये बात तो जनता के दिल में बल्कि अच्छी गई कि आम आदमी पार्टी का नेता ये मुद्दे उठा रहा है, तो इसमें गलत क्या हुआ और कैसे नुकसान हुआ, ये भी जरा समझा दीजिए। नहीं, हमने नुकसान की बात आप देखिए कि पार्टी के अंदर रह के क्या आप माननीय मोदी जी के अलावा कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके लाइफ से, अगर उन्होंने नोटबंदी करी तो कोई उनका ऑब्जेक्शन उठाता दिखा? कहीं अपनी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक भी स्टेटमेंट दी? अपनी पार्टी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दी? कहीं ना कहीं वो जो दबाव की राजनीति पार्टी के द्वारा जो डर गए हैं, राजनीति ना करें, देश के मुद्दे उठाइए। हम कभी देख लीजिएगा कि कितने मुद्दे उठाए जाएंगे आगे और कितने उनके लिए सक्सेस किए जाएंगे। मैं स्वाति मालीवाल जी का एग्जांपल दे देता हूँ। आज के दिन उन्होंने समस्याएं नहीं दिखाई दी, समस्याएं उठाई है, कम से कम देश की समस्या उठाने के लिए आप राजनीति में आए हैं। राजनीति को ये नहीं है कि एक व्यापार बनाने तो इसे आप कहीं ना कहीं बीजेपी का भी एक खेल कह रहे हैं। शुभेंदु जी, हर चीज में आप लोग खेला ही करते रहते हैं भाई। अब इसमें भी राघव चड्ढा को तो बख्श दीजिए, कम से कम जनता के इतने पसंदीदा युवा नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, कहीं तो पीछे हटिए ना भाई। यहाँ पर भी आप लोग खेल खेल रहे हैं। इस टीवी चैनल में भी यदि नरेश अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं तो भी भाजपा वालों ने कुछ किया होगा, तभी तो ये बैठे हैं। हर काम में भाजपा वाले दिखाई देते। हमको तो लगता है कोई सपना अपना देखते हैं, तब भी कहीं ना कहीं भाजपा का ही सपना आता हो। चलिए, हम आपका, वैसे तो मैं ये जवाब देना नहीं चाहता था, पर आपने जो उनसे पूछ ही दिया था कि नेताओं के बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, भारत के बहुत अच्छे। बताना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप करी है शर्मा जी, नोट कर लो। और आज जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी मैकेनिक्स करके, फिर मैकेनिक्स करके कंपनी है, वो भी सिंगापुर की कंपनी है। तो नरेश जी, ये सब जानकारी रखा करो है, तब आप ऐसा बातें बोला करो, नहीं तो कहीं ना कहीं बात चली जाएगी। हमको क्या मतलब किसी के बेटे से और बेटी से। फिर भी आता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ नरेश जी, कि अरविंद केजरीवाल के प्रकोप के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के प्रकोप के कारण जैसा वो व्यक्ति चाहता था, जैसा उस पार्टी ने रूल किया, और इवन जब उसने पार्टी बनाई, मैं उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद केजरीवाल जी के पहले 10 लोगों में से एक व्यक्ति रहा हूं, तो जिसमें मैं और किरण बेदी जी भी साथ थी। तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति कैसे चला रहा है संगठन में, वन मैन शो है और उसको कोई और ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे कारण से मैंने भी पार्टी जब बनी तो हमने कहा नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हमने नहीं जुड़ाव किया। फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि पंजाब में जितना शराब का पैसा गया है, नरेश शर्मा जी नोट कर लो, पर आप पंजाब के चुनाव में दिल्ली के शराब का जो घोटाला का जो पैसा गया है, उसका पूरा अकाउंट रखा राघव चड्ढा जी ने है। तो ये दिन तो आपके खराब हो सकता। राघव चड्ढा जी ने कहा कि हम खामोश हैं, उस दिन का इंतजार करिए कि कहीं खामोश आपको बहुत महंगा है। पहले भी कहा है और अपने कई वक्तव्यों में कहा है कि राघव चड्ढा जी इसके इंस्ट्रूमेंट थे और इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, क्योंकि वो पैसा दिल्ली ट्रांसफर होके दिनेश अरोड़ा के माध्यम से पंजाब के चुनाव में दिया गया। फिर आता हूं वापस, देखिए राघव चड्ढा हमको ज्वाइन करे ना करें, स्वाति मालीवाल हमको ज्वाइन करे ना करें, पर आप लोगों ने जो सियासी जो इंटरनल पॉलिटिक्स करके उनको बाहर निकाला है, तो कुछ तो बहुत बड़ा गबड़ा है। जो लोग आपकी विचारधारा से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, वो आज आपके साथ नहीं है। ये विषय ज्यादा मजबूत है। क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, क्यों कर रहे हैं, कौन डर गया, कौन नहीं डरा। पर नरेश शर्मा जी ये ध्यान रखिए, आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस आंदोलन से खड़ी हुई थी, वो आज कहीं दिखती नहीं है। और ये एक बड़ी हार है
आम आदमी पार्टी की, चलिए, जो मैं कहना चाहता हूं। आप इसे हार करार दे रहे हैं, आप इसे हार करार दे रहे हैं और तनु कंटिन्यू करते हैं। तनु जी देखिए, आम आदमी पार्टी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मसले के बाद। बीजेपी से आम आदमी की हार करार दे रही है, क्या आप भी मानती हैं कि आपकी नैतिक हार है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए जहां ये जो दिन है थोड़े वीक पॉइंट हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जब कांग्रेस खुद को स्टेबल और डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में पब्लिश कर सके, साबित कर सके? देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, उन्होंने जो डिसीजन लिया कि नहीं राज्यसभा में बोलने दिया जाएगा, पहला डिसीजन ये गलत था। दूसरा क्या, राघव चड्ढा जी ने स्टेटमेंट दे दी वीडियो बना के कि मुझे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। फिर तीसरी गलती क्या हुई, भगवंत मान ने इसमें स्टेटमेंट दे दी कि जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है और सॉफ्ट पीआर है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है। तो जब ये कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये कि कोई एक पार्टी के साथ वो मिले हुए हैं, और इसकी खबर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हो कि राघव चड्ढा किसी एक पार्टी के कांटेक्ट में है और उसमें शामिल हो सकते हैं या उनके लिए काम कर रहे होंगे, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। ये भी हो सकता है एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो राघव चड्ढा जी ने मुद्दे उठाए थे राज्यसभा के अंदर, ये पार्टी की बात थी, आपस में कर सुलझा सकते थे। लेकिन राघव चड्ढा जी जिन मुद्दों को लेकर के आए थे वो वास्तविक मुद्दे थे जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, कि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं और हम एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो उन मुद्दों को बोलने से रोकने पर आम आदमी पार्टी अपने ऊपर ही सवाल खड़े करवा रही है। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो खुद के अलावा किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी की हालात दिल्ली के अंदर है। और आपने कहा कि आप उभरेंगे, हम उभरेंगे नहीं, हम उभर चुके हैं और उभरे हुए हैं पहले से, क्योंकि हम एक मुख्य विपक्षी पार्टी है पूरे देश के अंदर। और जिस तरीके से दिल्ली के जो हालात आज बने हुए हैं, आज आप देखिए कि हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो किस तरीके के बयान देती है। तो ये सीएम तो ऐसे ऐसे लोगों को बना देते हैं, अमित शाह जी अपने लोगों को जो है प्लांट कर देते हैं, जिनको ये नहीं पता कि स्टेटमेंट्स कैसे देनी है या सरकार कैसे चलानी है। तो आम आदमी पार्टी के हालात तो खराब हो ही रहे हैं दिन प्रतिदिन, पंजाब में भी हालात खराब होने वाले हैं। और ये जिस तरीके से हर स्टेट में जा जाकर जो है वोट काटने का काम कर रहे थे, उस पर भी रोक लगने वाली है। तो इनके नेता भाग रहे हैं इनको छोड़ करके, और जो पहले भी अतिशी जी के साथ इंसिडेंट हुआ उस पर भी उन्होंने खुद बयान दिया। तो इनके नेता अपने आप बगावत करने लगे हैं, क्योंकि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के बाकी नेताओं को काम नहीं करने दे रहे, जिसमें सारे बड़े नेताओं के नाम आ सकते हैं। तो नरेश शर्मा जी वो बेहतर बता पाएंगे कि पार्टी के अंदर के हालात क्या हैं और तो क्यों पार्टी के अंदर के हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं। जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी खींचतान थी या जो मौजूदा स्थिति या अंदरूनी स्थिति कह लीजिए, वो खुलकर अब सामने आ चुकी है। राकेश जी, अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, इसे आप क्या कहेंगे? इस कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनल कहेंगे, आइडियोलॉजिकल कहेंगे या प्योर पावर स्ट्रगल कहेंगे? इसका 2-3 भाग में उत्तर है, उनका एक भाग नहीं हो सकता। देखिए, यह निसंदेह है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के समय में पार्टी का बात नहीं रखा। शुरू में जब पार्टी में अरविंद केजरीवाल पर केस नहीं लगा था, राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज हम लोगों को चैनल पर मिल ही जाते थे, घर बैठते हुए हम लोग कितना परेशान होते थे उनके कुतर्कों का जवाब में। लेकिन यह जरूर हुआ कि जिस दिन राघव चड्ढा गिरफ्तार हुआ, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, संजय सिंह गिरफ्तार हुए, उनका मंत्री गिरफ्तार हुआ, तब से राघव चड्ढा भूमिगत हुए। राघव चड्ढा आंख के ऑपरेशन के बहाने लंदन चले गए। देखिए, इसमें एक तकनीक पहलू हम लोग नहीं उठा पा रहे। तकनीकी पहलू यह है कि एक पार्टी कोर्ट में आम आदमी पार्टी भी है शराब वाले मामले में। अरविंद केजरीवाल उनको गवाह के रूप में बुलाया गया था, आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी उसमें है। तो अगर सजा हो जाती है तो आम आदमी पार्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि पार्टी पर ही सजा है, क्योंकि पार्टी भी पार्टी है कोर्ट में। यह बात मैं छोटा सा कानून का विद्यार्थी को बता रहा हूं कि कोर्ट में केजरीवाल पार्टी है, मनीष सिसोदिया पार्टी, आम आदमी पार्टी भी पार्टी है। सकता है कि राघव चड्ढा को इन सब, देखो राघव चड्ढा पंजाब में करके उसको उनके कैंडिडेटों ने मारा है, ये हम लोगों ने टीवी पर चलाया हुआ, ये तो बात है नहीं। तो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बेईमानी करप्शन का बराबर का भागीदार है। तो जैसा कहा जाता है कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, तो कहीं ऐसा नहीं राघव चड्ढा अपने वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए सब कार्नर लिया हो, जिस दिन केजरीवाल को जेल हुआ हो वो एक अपना लाइन बना रहा हो अपना बचाव के लिए, क्योंकि और जो आए वो तर गए बेतरनी में। यह भी एक मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठा रहा था, वह यह कह करके राघव चड्ढा को छूट ना सकता। दूसरा पहलू, राघव चड्ढा
इस बचाव के साथ खुद का पिया कहीं कोई दौरा नहीं। पूरे देखिए कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आपको आम आदमी पार्टी का लाइन पार्लियामेंट में बोले। पंजाब के प्रतिनिधित्व है, आम आदमी पार्टी के नहीं। ये टेक्निकल पर आप आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव किसका कर रहे हैं? पंजाब का। तो पंजाब का मुद्दा वहां उठना चाहिए। तो पंजाब का क्या हो, उसमें तो आपकी सरकार ही है। जो मुद्दे अगर राघव उठाता वो तो जिम्मेवारी आपकी बनती, सिवाय एक बात कि बॉर्डर स्टेट पर अगर है वो शायद से थोड़ी नाकाम है तो एक मुद्दा उठा के क्या करता। अरविंद केजरीवाल इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी आदमी मेरे से बड़ा हो, इसीलिए तो उसने बाकी सब लोगों को दरकिनार कर दिया। राघव चड्ढा एक युवा है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत कम समय में वो अरविंद केजरीवाल ही तक नहीं देता तो करोड़ों की जनता उसको वोट कैसे देती। थैंक्स टू केजरीवाल तो उसने एक बढ़िया युवा को दिया, लेकिन उसने राती को दिन फांस लिया। वो करोड़ों का पैकेज छोड़ करके आया था। बहुत सारे युवा दिग्भ्रमित हो गए थे, जैसे सुबह भी फंस गए थे, लेकिन बहुत जल्दी जाल में से बाहर निकल आए। तो ऐसे कई युवाओं को केजरीवाल ने फांसा था या स्वयं फंस गए थे। जब उन लोगों को धीरे धीरे समझ में आई, राघव चड्ढा को समझ में आया कि भाई ये पूरी की पूरी पार्टी करप्शन में जाने वाली है, तो कम से कम हम एक अपना अलग लाइन ले, खुद का पीआर कर ले कि कल को मैं अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाऊं। और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है कि अगर आपका कोई स्वतंत्र छवि बनता है किसी के दिए प्लेटफॉर्म पर, तो बीइंग राजनीतिक, बीइंग पढ़ा लिखा हुआ, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जनता भी आपको एक नेता के तौर पर चुनती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इस पार्टी से हैं। जनता आपको अपने नेता के तौर पर चुनती है, अपने नेता के नाम पर वोट देती है कि आप उनके मुद्दे उठाएंगे, ना फिर ये कि अरविंद केजरीवाल जेल गए तो आपने बोला क्यों नहीं सदन में, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए आपने बोला क्यों नहीं सदन में। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राघव चड्ढा के ऊपर है बड़ा संदेश दे दिया है कि मैं समंदर हूं लौट कर, उनकी जो तो जो खामोशी है वो क्या तूफान लेकर आएगी ये वक्त बताएगा, और धीरे धीरे सारे जो पहलू हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। नमस्कार।